नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वमित्रा। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल की ब्रिटेन यात्रा से मुश्किल में फंसी बीजेपी की, पीएम मोदी की गिरती लोकप्रियता की, जानेंगे ईडी ने क्यों भेजा तेलंगाना के सीएम की बेटी को समन, कांग्रेस नेता को समन भेजकर कैसे खुद घिर गई ईडी, बात करेंगे त्रिपुरा में नई सरकार के शपथ कार्यक्रम की, तमिलनाडु बीजेपी में पड़ी फूट की और बुलेटिन के आखिर में बात माफी मांगकर फंसे कपिल सिब्बल की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया रंगों का त्योहार होली। विदेशी राजनयिकों ने भी खेली होली। मथुरा में होली पर देखा जबरदस्त उत्साह। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज पहुंचे अहमदाबाद। पीएम मोदी के साथ होगी मुलाकात, होंगे कई समझौते। दोनों नेता अहमदाबाद में भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच को भी देखेंगे। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की बढ़ती दिख रही है मुसीबत। एक बार फिर जारी हुआ अरेस्ट वारंट। इस बार चुनाव आयोग की ओर से की गई कार्रवाई। और कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार का दावा, राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में 65 सीटों के अंदर सिमट जाएगी बीजेपी, कांग्रेस जाएगी 140 के पार। तो ये थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राहुल गांधी के ब्रिटेन दौरे ने बीजेपी की परेशानी बढ़ा दी है। इंडिया में राहुल गांधी की आवाज भले ही भारतीय टीवी चैनल नहीं दिखाते हों, लेकिन ब्रिटेन से राहुल की आवाज पूरी दुनिया ने सुनी और इसका असर भारत में बीजेपी पर भी दिख रहा है। तो कांग्रेस बीजेपी की परेशानी बढ़ाने के लिए उसकी घेराबंदी को और मजबूत कर रही है। तो क्यों परेशान है बीजेपी, देखिए रिपोर्ट। राहुल गांधी के ब्रिटेन दौरे से बीजेपी मुश्किल में दिख रही है। राहुल गांधी ने जो बातें ब्रिटेन में कही, उनमें से अधिकांश वो भारत में भी कह चुके हैं। लेकिन भारत में राहुल गांधी के बयान से बीजेपी सरकार को ज्यादा परेशानी नहीं होती थी, क्योंकि ये बयान मीडिया से गायब हो जाते थे। लेकिन ब्रिटेन में दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज में दिया गया राहुल गांधी का लेक्चर और उसके बाद यूके की संसद में राहुल के भाषण की चर्चा दुनिया भर में हो रही है। बीजेपी राहुल गांधी के बयान में कमियां निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसकी कोशिश उस पर ही भारी पड़ रही है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी को आईना दिखाते हुए कहा कि राहुल गांधी ने ब्रिटेन में भारतीय लोकतंत्र की मजबूती को बताया है, लेकिन बीजेपी नेता राहुल के बयान को समझ ही नहीं पा रहे हैं, इसलिए उसे देश के खिलाफ बता रहे हैं। जबकि राहुल ने कहा था कि भारत में लोकतंत्र मुश्किल में है, लेकिन ये भारत की समस्या है, भारत के लोगों की समस्या है और इसका समाधान भी भारत की 140 करोड़ जनता करेगी। हम इसका समाधान अपने देश में ही खोजेंगे। राहुल गांधी ने कहा था कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ये भविष्य में भी दुनिया के दूसरे लोकतांत्रिक देशों को प्रभावित करेगा। भारतीय लोकतंत्र दुनिया के लिए सौगात है। राहुल के बयान का हवाला देते हुए श्रीनेत ने कहा कि राहुल ने भारतीय लोकतंत्र की तारीफ की है। राहुल के बयान की तो बीजेपी को तारीफ करनी चाहिए थी, लेकिन वो इसमें कमियां ढूंढ रहे हैं और अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो इसके पीछे उनकी कुंठा ही समझी जा सकती है। 2002 में नरेंद्र मोदी अमेरिका नहीं जा पा रहे थे, यूके नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि ये देश उन्हें वीजा नहीं दे रहे थे। यूके ने तो उन पर 10 साल का यात्रा प्रतिबंध ही लगा दिया था। गुजरात के सीएम के रूप में नरेंद्र मोदी को जो सम्मान नहीं मिल रहा था, विपक्ष के नेता के रूप में वो सम्मान राहुल गांधी को मिल रहा है, जिस कारण से बीजेपी परेशान दिख रही है। राहुल जब भी कुछ बोलते हैं तो बीजेपी नेताओं के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि राहुल गांधी सच बोलते हैं। बीजेपी नेताओं को सोचना चाहिए, जिन्होंने संविधान की शपथ ली है और शपथ लेने के बाद भी वो झूठ बोलते हैं। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि आज आप कहीं भी बोले तो पूरी दुनिया उसे देखती है। अगर पीएम मोदी चीन को क्लीन चिट देते हैं तो दुनिया देखती है। जब गुजरात पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के कारण बीबीसी कार्यालय पर रेड पड़ती है तो दुनिया देखती है। साफ है, राहुल गांधी की दुनिया भर में बढ़ती लोकप्रियता से बीजेपी में बेचैनी दिख रही है। तो बीजेपी की परेशानी राहुल गांधी बन चुके हैं और इस परेशानी में इजाफा कर रहे हैं वो सर्वे जो इन दिनों तमाम एजेंसियों के जरिए सामने आ रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि बीजेपी और पीएम मोदी का ग्राफ तेजी से गिरता जा रहा है। लोकसभा चुनाव अब 1 साल ही दूर हैं। ऐसे में पीएम की लोकप्रियता के गिरते ग्राफ ने बीजेपी की परेशानी को और बढ़ा दिया है और बीजेपी को नए सिरे से रणनीति बनानी पड़ रही है। भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी की छवि को मजबूत किया है, तो अडानी प्रकरण ने पीएम मोदी की छवि को कमजोर करने का काम किया है। टीवी चैनलों ने भले ही राहुल गांधी से दूरी बना रखी हो, लेकिन सोशल मीडिया पर राहुल गांधी को सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है, जो उनकी बढ़ती लोकप्रियता को दिखाता है। एक और राहुल गांधी की लोकप्रियता का ग्राफ ऊपर उठ रहा है, तो दूसरी ओर पीएम मोदी की लोकप्रियता में कमी आई है।
हाल ही के दिनों में जो सर्वे आ रहे हैं वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं। इस गिरावट को रोकने के लिए अब बीजेपी नए सिरे से रणनीति बनाने में जुटी हुई है। पार्टी को एहसास है कि हिंदी बेल्ट में उसे नुकसान होना तय है। 2019 की तुलना में उसकी सीटों की संख्या कम होनी है और इस नुकसान को कम करने के लिए पार्टी गैर हिंदी भाषी राज्यों पर ध्यान दे रही है। खासतौर पर दक्षिण और पूर्व की ओर बीजेपी का विशेष जोर है और इसके लिए पार्टी की ओर से पीएम मोदी का चेहरा ही आगे रखा जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी गैर हिंदी भाषी राज्यों में पीएम की 100 सभाओं का प्लान तैयार कर रही है। ये सभाएं तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में रखी जाएंगी। बीजेपी की कोशिश उत्तर भारत में होने वाले नुकसान की भरपाई इन राज्यों से करने की है, लेकिन यहाँ भी बीजेपी मुश्किल में दिख रही है क्योंकि हाल ही में उपचुनाव में साफ हो गया है कि इन राज्यों में बीजेपी कमजोर हो रही है। पश्चिम बंगाल में हुए उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार की जमानत तक नहीं बच पाई थी, तो वहीं महाराष्ट्र में पार्टी अपने सबसे मजबूत गढ़ में हार गई। कर्नाटक में 2 महीने में ही विधानसभा चुनाव होने हैं और ये संकेत मिल ही रहे हैं कि बीजेपी की सरकार जा रही है। ऐसे में पीएम मोदी की रैलियां क्या असर डाल पाएंगी, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं और इससे बचने के लिए सत्ता पक्ष को याद आ रही हैं केंद्रीय जांच एजेंसियां। विपक्ष दावा करता है कि जहां बीजेपी जाती है उससे पहले ईडी और सीबीआई की एंट्री हो जाती है और अब ये एंट्री तेलंगाना में हो चुकी है, जहां इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को ईडी का नोटिस मिल गया है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर विपक्षी दल पहले से ही मोदी सरकार से सवाल कर रहे थे। ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग को रोकने की बात कर रहे थे। 11 दलों के नेताओं ने पीएम मोदी को पत्र भी लिखा था। इसका जवाब पीएमओ की ओर से तो पता नहीं आया कि नहीं आया, लेकिन ईडी ने जरूर जवाब में एक पत्र तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी और भारत राष्ट्र समिति के नेता के कविता को भेज दिया है। के कविता को ईडी ने समन भेजा है। ये समन दिल्ली की आबकारी नीति में हुई गड़बड़ी के चलते दिया गया है, जिस मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया फंसे हुए हैं। अब उसी मामले में के कविता से पूछताछ की तैयारी है। बीआरएस यानी भारत राष्ट्र समिति के नेता को समन भेजकर 9 मार्च को पूछताछ के लिए उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। ईडी के नोटिस पर के कविता ने कहा है कि वो जांच एजेंसियों का पूरा सहयोग करेंगी, लेकिन 10 मार्च को महिला आरक्षण विधेयक को लेकर नई दिल्ली में उनके धरने का कार्यक्रम पहले से ही तय है। इसमें शामिल होने के लिए वो पहले कानूनी राय लेंगी, उसके बाद ही ईडी के समन पर कोई फैसला करेंगी। इसके साथ ही के कविता ने केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा, मैं दिल्ली के सत्ता के सौदागरों को भी याद दिला दूं कि तेलंगाना जन विरोधी शासन के आगे न कभी झुका है और न ही कभी झुकेगा। हम लोगों के अधिकारों के लिए निडर होकर और मजबूती से लड़ेंगे। तो के कविता ने महिला आरक्षण विधेयक को लेकर कहा कि हमारी एकमात्र मांग ये है कि इसे संसद में पेश किया जाए, जिससे महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी में उनका उचित हिस्सा दिया जा सके। विपक्षी दलों ने इसे लेकर 10 मार्च को जंतर मंतर पर एक दिन का प्रदर्शन करने का फैसला किया है। हमारा प्रदर्शन शांतिपूर्ण होगा, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता प्रदर्शन में शामिल हो पाएंगी? जांच के नाम पर उन्हें भी तो गिरफ्तार नहीं कर लिया जाएगा। के कविता से दिल्ली के शराब मामले को लेकर पूछताछ होगी, लेकिन के कविता को नोटिस भेजने से पहले ईडी ने एक और नोटिस मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता को भी भेजा था और ये नोटिस अब ईडी के गले की हड्डी बन गया है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अब ईडी को सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। तो क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। देश में लोकसभा चुनाव होने से 6 महीना पहले मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य में सत्तारूढ़ बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस विधानसभा चुनावों के लिए पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं, लेकिन चुनावों के बीच ही विधानसभा में विपक्ष के नेता डॉक्टर गोविंद सिंह को ईडी का समन मिल गया है और ये समन चर्चाओं में आ गया है। कांग्रेस नेता ने ईडी के समन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है और ईडी को नोटिस भेजने का कारण बताने के लिए कहा है। भारत के इतिहास में शायद ये पहला मौका होगा जब ईडी को समन के लिए कारण बताना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 3 सदस्यीय बेंच बनाने का निर्देश दिया है। दरअसल ईडी ने नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह को 13 जनवरी 2023 को नोटिस भेजा था। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 15 ऑफ 2003 के तहत ये नोटिस भेजा गया है। नोटिस में डॉक्टर गोविंद सिंह को 17 जनवरी को 11 बजे ईडी मुख्यालय में पेश होना था। कांग्रेस नेता ने ईडी दफ्तर में पेश होने की जगह अपने वकील के जरिए ईडी को ही नोटिस भेजकर समन भेजने का कारण पूछ लिया, क्योंकि ईडी ने समन में कारण नहीं बताया था। कांग्रेस नेता के नोटिस का ईडी ने जवाब नहीं दिया। इसके जवाब में डॉक्टर गोविंद सिंह की ओर से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है।
कोर्ट में डॉक्टर गोविंद सिंह के वकील और राज्यसभा सांसद विवेक तनखा की दलील सुनने के बाद अदालत ने मामले को सूचीबद्ध करने का आदेश जारी कर दिए हैं। इस मामले की सुनवाई अब 3 न्यायाधीशों की पीठ करेगी। कांग्रेस नेता ने कहा है कि केंद्र सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और बिना बताए नोटिस जारी किया जा रहा है। हम ऐसे नोटिसों से डरने वाले नहीं हैं।